आज से हम लोग इंडियन पॉलिटी के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। ये पहला वीडियो है जो इंडियन पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इस टॉपिक के अंदर इस जो है वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के इंट्रोडक्शन और सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जो वीडियोस आएंगे उसमें डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटी आप एक एक करके पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि कैसे इंडियन पॉलिटी को टॉपिक वाइज स्टडी किया जाता है। मतलब इंडियन पॉलिटी को अगर आपको पढ़ना है तो आप पहले उसको डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज उसकी स्टडी करनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द टॉपिक्स which we have to studied in this lecture या in this Indian polity subject, okay। तो सबसे पहले देखिए कि कैसे डिवाइड किया गया है या किया जाए इंडियन पॉलिटी को कि आसान हो जाए उसको स्टडी करना। देखिए सबसे पहले जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आज हमें दिख रहा है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट कोई एक दिन में नहीं हुआ, ना तो कोई पर्टिकुलर एक जो है असेंबली ने उसको फॉर्म कर दिया एक ही दिन में। नो, ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस था जो मॉडर्न इंडिया के अंदर दिखा, ठीक है। और जब ब्रिटिश रूल यहाँ पे था उस पीरियड में इसका डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। और एट लास्ट ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्म में कलेक्ट किया गया। देखिए पहला टॉपिक इसमें हम लोग यही स्टडी करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट इंडिया के अंदर ब्रिटिश पीरियड में कैसे हुआ। जो कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट आज दिख रहा है ऑल वर्ल्ड में, वो कॉन्स्टिट्यूशन का मॉडर्न जो एरा है उसके अंदर ये चीज़ आई है। मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट मॉडर्न टाइम में जो मॉडर्न स्टाइल का कॉन्स्टिट्यूशन है वो रखा गया। मतलब मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में आया, फिर वहाँ से वो जो है धीरे धीरे करके अदर पार्ट्स में पहुँचा। तो ब्रिटिश पीरियड में ब्रिटेन के अंदर ऑलरेडी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम था और उसी को फिर धीरे धीरे करके वहाँ से ही इंडिया के अंदर वो आया, ठीक है। फिर देखिए तो ये पहले टॉपिक में हम लोग ये पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हुआ, ठीक है। तो एक एक करके उसके अंदर ब्रिटिश पीरियड में आए हुए लॉज और डिफरेंट एक्ट्स कैसे वो आए, उसने क्या डेवलपमेंट इंडिया के अंदर किया, उसके बारे में देखेंगे। सेकंड में देखिए हम देखेंगे जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रही है तो कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड हमारे लीडर्स या इंडियन लीडर्स ने की, तो कौन कौन उसमें इम्पोर्टेंट लोग थे और फिर ब्रिटिशर्स ने कैसे जो है उस डिमांड को टैकल किया और फिर उस डिमांड को माना बाद में, ठीक है। तो डिमांड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, हम ये देखेंगे फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का अपना हो इसके लिए कब कब क्या किया गया, ठीक है। थर्ड देखिए इसमें फिर हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स ने एग्री कर लिया कि इंडिया के अंदर इंडिया के लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुआ चलेगा। इस बात को जब वो एग्री कर लिए तो फॉर्मेशन हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का। अब ये कैसे फॉर्म हुई और इसमें कितने लोग थे, क्या था, तो फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ये हम लोग जो है थर्ड टॉपिक में देखेंगे। इसके बाद देखिए फिर उसके बाद प्रोसेस शुरू होगा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन कितने दिन में बना, कैसे बना, क्या क्या चीज़ें हुई उसमें, ये एक अलग टॉपिक है फोर्थ, ठीक है। फिर देखिए अब इसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हो गया उसके बाद वो अप्लाई हो गया इंडिया के ऊपर। मतलब इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया के लोगों पे लागू हुआ, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के थोड़ा सा जूरिस्प्रूडेंस को समझेंगे और फिर देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है
और अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना हो तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन ना होने पे क्या होगा। अगर कोई कंट्री है वो विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन चल रही है तो क्या प्रॉब्लम लोगों के लिए आएगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट क्यों है ये हम देखेंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या इंक्लूड होना चाहिए, और ये कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है किसी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर। ठीक है, तो एक बेटर कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा, उसके अंदर क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। ठीक है, ये सब हम देखेंगे ये 5वें टॉपिक में कि वाई कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिक्वायर्ड। हाँ, और व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन एंड वाई कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिक्वायर्ड, ये सब टॉपिक हम इसमें देखेंगे। फिर उसके बाद देखिए 6th में, देखिए क्या है 6th में, ये 6th टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि इम्पॉर्टेंट फीचर्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या हैं। जैसे फेडरल सिस्टम हम देखेंगे, जैसे और भी जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। इसके बाद पार्ट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, चैप्टर्स क्या हैं, आर्टिकल्स कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं उसमें। ठीक है, उसके बाद शेड्यूल उसका क्या है, ये सब देखेंगे। ठीक है, इन शॉर्ट में। उसके बाद इसको डिटेल में देखेंगे एक एक। फिर इसके बाद अब जो टॉपिक शुरू होगा पहला इम्पोर्टेंट, वो टॉपिक जो होगा वो सोर्सेज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन से होगा। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो जो होगा वो सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरा जो टॉपिक होगा वो प्रियम्बल से होगा। उसके बाद जो है पार्ट्स पढ़ेंगे एक एक आर्टिकल वाइज। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक, इस तरह से जो है हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को या इंडियन पॉलिटी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम जो टॉपिक देखेंगे वो होना तो ये चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इन ब्रिटिश पीरियड। तो ब्रिटिश पीरियड में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे जो है डेवलप हुआ, या इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम कैसे लाया गया। ठीक है, वो जो है हम पहले इसी को डिस्कस करना चाहिए, लेकिन ये नहीं करेंगे डिस्कस, हम ये सारे टॉपिक छोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये मिडिवल मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, यहाँ पे भी पढ़ना चाहिए, लेकिन अभी नहीं पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल हम स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक जो स्टार्ट होगा यहाँ पे वो है सोर्सेस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सारे टॉपिक जो लिखे हुए हैं ये सारे जो है मैं छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे जो है सोर्सेस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू करेंगे, फिर उसका प्रियम्बल, फिर आर्टिकल वाइज सारे जो है चैप्टर वगैरह देखेंगे। ठीक है, चलिए इसमें सबसे पहले सोर्सेज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो अगली स्लाइड में यही आएगा सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब देखिए सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों पढ़ा जाता है, क्योंकि आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट टोटली फ्रॉम द इंडियन जुरिस्प्रूडेंस। ठीक है, इंडिया के जुरिस्प्रूडेंस से सारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिया गया है। एक्चुअली इट इज़ एडॉप्टेड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूशंस। ओके, अदर कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये दूसरी कंट्री के जो कॉन्स्टिट्यूशंस थे उस वक्त जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी तो उसके मेंबर्स ने होल वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशंस को उसको जो एनालाइज किया, फिर उसके अंदर से जो है जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो इंडिया के अकॉर्डिंग जो चल सकती थी इंडिया के अंदर वो अडॉप्ट कर लिया गया। मीन्स दैट बेस्ट ऑफ होल वर्ल्ड, ठीक है, बेस्ट ऑफ होल वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन निकाला गया, उसको निचोड़ निकाला गया और उसको फिर देखा गया उनमें से कौन सी चीज़ें जो है इंडिया के अकॉर्डिंग, इंडिया के कंडीशंस में सूटेबल हैं, फिर उसको अडॉप्ट कर लिया गया हमारे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो ये जो सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये पार्ट एक्चुअली में यही बताता है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अदर कंट्री का कितना कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है पार्ट जो हमारा अगर होल कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाए तो 60% जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसी से लिया गया है, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 60% कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। ठीक है, साइमन कमीशन बना, आपकी राउंड टेबल मीटिंग्स हुई,
उसके बाद जो है रिपोर्ट वगैरह आई, उसके बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन ने पास किया, ठीक है, वो इंडिया के ऊपर अप्लाई हुआ। इस एक्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जिसको जो है सीधे सीधे इसी एक्ट से लेके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया इंडिया के जो फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है, जो फोर फादर्स थे, वो उन्होंने जो है इसको डायरेक्ट अडॉप्ट कर लिया वहाँ से। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्योंकि ये इंडिया के अंदर लोगों के लिए बना था और इसके अंदर जो है प्रोसीजर जो भी लिखा हुआ था वो इंडिया के कंडीशंस को जो है सूट कर रहा था, और इंडिया के लोग 1935 के एक्ट से बहुत ज़्यादा जो है 1947 तक तो वो बहुत जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है उसको वो समझ चुके थे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर जो सिस्टम दिया हुआ था वो सिस्टम इंडिया के लोगों को समझ में आ गया था, ठीक है, मतलब उसके एक आदी हो गए थे, ठीक है, लोग इसको समझ चुके थे, इसके अकॉर्डिंग चल चुके थे, इसलिए बहुत फैमिलियर था ये, ठीक है। तो इंडियन पीपल के लिए, इंडियन लीडर्स के लिए ये एक्ट के अंदर लिखी हुई चीज़ों से वो बहुत फैमिलियर हो चुके थे, उस सिस्टम को समझ चुके थे, इसीलिए डायरेक्ट वहाँ से जो है 60% कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया, ठीक है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किया गया। तो देखिए इसमें 1935 का एक्ट आया, तो इसके अंदर लिखा हुआ था, जब जुडिशरी की बात आती है तो इसमें लिखा हुआ था कि एक जो है फेडरल कोर्ट होगी। तो यहाँ पे जो है इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में फेडरल सिस्टम की बात की गई है कि एक फेडरल सिस्टम होगा, क्योंकि स्टेट्स बहुत सारे थे और सेंटर और स्टेट दोनों की जो है बात की गई इसमें, तो एक फेडरल सिस्टम बनाने की बात हुई। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में फेडरल सिस्टम की बात है कि स्टेट्स की अपनी पावर होगी, सेंटर की अपनी पावर होगी, और दोनों कंबाइंड होके जो है चलेंगे साथ साथ। तो फेडरल सिस्टम में ये है, और एक फेडरल कोर्ट भी होगी, ये भी कहा था 1937 में। एक सुप्रीम को फेडरल कोर्ट बनाई गई, फेडरल कोर्ट कहिए, सुप्रीम कोर्ट ना कहिए, फेडरल कोर्ट बनाई गई, और ये जो है एकल सिस्टम में थी, यूनिटरी, मतलब कोई अलग से जो है अलग अलग स्टेट की अलग अलग जो है कोर्ट नहीं होगी, सब एक तरह से लिंक्ड होगी, लिंक्ड, लोअर जुडिशरी से लेके हाईएस्ट जुडिशरी तक सब आपस में लिंक होगी। इस तरह का सिस्टम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में दिया गया था। तो फेडरल सिस्टम आपका जो है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही दिया गया है, और फेडरल कोर्ट की बात भी कही गई थी इसमें, और 1937 में फेडरल कोर्ट बनी, ठीक है। फर्स्ट इलेक्शन जो हुआ वो भी इसी एक्ट के तहत हुआ, इसी एक्ट में लिखे हुए प्रोसीजर को अडॉप्ट करके जो है फर्स्ट इलेक्शन कराया गया, ठीक है। और जो ये इलेक्शन कराया गया उसमें 1937 में इलेक्शन हुआ। कांग्रेस पहले पार्ट नहीं लेना चाहती थी, बाद में पार्ट ली वो। फिर उसके बाद ये जो इलेक्शंस हुए ये स्टेट के इलेक्शंस थे, प्रोविंशियल इलेक्शंस थे, और ये इलेक्शंस के अंदर, इन इलेक्शंस के अंदर या इस इलेक्शन के अंदर गवर्नमेंट बनी ज़्यादातर स्टेट के अंदर कांग्रेस की, और उसके बाद ये 28 महीना चली, 28 मंथ्स। उसके बाद जो है ये गवर्नमेंट, सारी गवर्नमेंट ने एक साथ रिज़ाइन कर दिया, ठीक है, क्योंकि जो गवर्नर जनरल होते थे या वाइसरॉय होता था, वो दोनों, गवर्नर जनरल जो स्टेट के अंदर होते थे उनसे पटरी नहीं खा रही थी गवर्नमेंट की, ठीक है। तो इसीलिए 28 महीने बाद जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी 6-7 स्टेट में, उसने क्या किया, रिज़ाइन कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, अब एक एक करके देखते हैं कि किन किन कंट्रीज से कौन कौन से प्रोविज़न्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया गया है, ठीक है। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था वो ब्रिटेन से पास किया गया था, तो बहुत सारी चीज़ें जो है ब्रिटेन से अडॉप्ट हो गई, ठीक है। देखिए पहला, देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब है संसद का जो शासन सिस्टम है वो आ गया, ठीक है। तो संसदीय शासन पद्धति, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारा ब्रिटेन से लिया गया है। तो ब्रिटेन के अंदर पार्लियामेंट के जो अपर हाउस, लोअर हाउस, ये सब चीज़ें होती हैं, कैसे उसके अंदर प्रोसीजर पूरा चलता है, वही अडॉप्ट कर लिया इंडिया ने भी। क्यों? क्योंकि वो 1937 में जो इलेक्शन हुआ था, और जो है फिर उसके बाद भी इलेक्शन हुए, 1945 में भी इलेक्शन हुआ, तो वो जो इलेक्शंस हुए उसमें जो है इंडिया के लोग बहुत बहुत फैमिलियर थे इस सिस्टम से, पार्लियामेंट्री सिस्टम से, इसीलिए उसको अडॉप्ट कर लिया वहाँ से। ये ब्रिटेन में बहुत पहले से चल रहा है।
तो इंडिया ने भी इसको अडॉप्ट कर लिया क्योंकि इससे फैमिलियर थे। प्रेसिडेंशियल रूल जो है यूएस में था, लेकिन इंडिया में वो कभी अप्लाई नहीं हुआ, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स ने उसको फिर उसको अडॉप्ट नहीं किया। प्रेसिडेंशियल जो सिस्टम है जो यूएस में है उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। उसकी जगह पे पार्लियामेंट्री सिस्टम को ज़्यादा अच्छा माना गया और फैमिलियर भी थे, इसलिए इसको रख लिया। फिर देखिए डाई कैमरल सिस्टम क्या होता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो ब्रिटेन का है उसके अंदर डाई कैमरल सिस्टम है। डाई कैमरल का मतलब है दो हाउस है वहाँ पे। इंडिया ने भी ऐसे ही अडॉप्ट किया, अपर हाउस और लोअर हाउस, दो हाउस थे। तो ये 1935 के एक्ट में लिखा था कि दो हाउस होंगे, अपर हाउस और लोअर हाउस, ठीक है। तो वैसे ही अडॉप्ट कर लिया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी। अब ये अपर हाउस में जो है हमारे यहाँ अपर हाउस राज्यसभा कहलाता है, लोअर हाउस आपका लोकसभा है, ठीक है। अब इस लोकसभा से एक कैबिनेट बनेगी, इसी लोकसभा से नहीं, लोकसभा राज्यसभा दोनों मिला के बन सकती है। कुछ मेंबर्स मतलब लोकसभा जब बनती है तो वहाँ जो है एक कैबिनेट बनाने की बात होती है, मतलब मंत्रिमंडल, एक मंत्रिमंडल बनता है, उसके मेंबर राज्यसभा से भी हो सकते हैं। तो ये कैबिनेट सिस्टम जो है ये ब्रिटेन की पार्लियामेंट्री सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। और ये जो कैबिनेट होगी ये रिस्पॉन्सिबल होती है पार्लियामेंट के, खासकर लोअर हाउस के। जो हमारे यहाँ लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि जो कैबिनेट होगी, जो मंत्रिमंडल होगा वो लोअर हाउस मतलब लोकसभा के रिस्पॉन्सिबल होगा, उसको जवाब जो देना होगा लोअर हाउस में देना होगा। लोअर हाउस का मतलब हाउस ऑफ पीपुल, ये लोगों का हाउस है, ठीक है। इस हाउस में जो मंत्रिमंडल होगा उसको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो जो है उसका सिस्टम सही नहीं चल रहा है तो फिर ये कैबिनेट बर्खास्त कर देगा राष्ट्रपति, ठीक है। तो मंत्रिमंडल या कैबिनेट सिस्टम ये पार्लियामेंट्री सिस्टम का ही पार्ट है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम में कैबिनेट सिस्टम एकदम जुड़ा हुआ है। मतलब आप कहिए पार्लियामेंट्री सिस्टम तो कैबिनेट आ जाएगी अपने आप, ठीक है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा नहीं होता है, ठीक। तो ये ब्रिटेन से लिया गया पार्लियामेंट्री सिस्टम, उसमें डाइकैमरल सिस्टम है, दो हाउसेज होंगे, कैबिनेट एक होगी, वो भी वहीं से लिया गया है। इसके बाद देखिए प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है, जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है ये तो यूएस से ली गई है, लेकिन प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड होगा स्टेट का, सिर्फ नाम मात्र का जो है ये जो है हेड होगा, अध्यक्ष होगा पूरे राष्ट्र का। ये जो है ये बात जो है ली गई है ब्रिटेन से, ब्रिटेन से ली गई है। क्यों ब्रिटेन से ली गई है? क्योंकि वहाँ पे ब्रिटेन में किंग होता है जो नॉमिनल हेड होता है, एक्चुअल पावर कैबिनेट के हाथ में रहती है, ठीक है। वैसे ही इंडिया ने भी अडॉप्ट किया, लेकिन किंग तो यहाँ कोई है नहीं, ठीक है, क्योंकि हमारा रिपब्लिक बना तो इसमें कोई किंग होता नहीं है। तो प्रेसिडेंट उसको उसकी जगह पे रखा गया और यूएस से उसको अडॉप्ट किया गया, इंडिया में इंक्लूड कर दिया गया, ठीक है। तो अब जो है प्रेसिडेंट हमारे यहाँ किंग की जगह पे नॉमिनल हेड का काम करता है, ठीक है। लेकिन इसका रोल वैसे ही है जैसा जो है ब्रिटेन के किंग का होता है, ठीक। तो नॉमिनल है, इसका कोई बहुत ज़्यादा पावर, इसके पास कोई पावर ही नहीं है, एक्चुअल में ये है, ठीक। इसका काम दो चार चीज़ें देखना है वो उसको देखता है। फिर देखिए एक्चुअल पावर कहाँ है, तो कैबिनेट में है, यही ब्रिटेन में यही इंडिया में भी है। यूनिटरी जुडिशरी सिस्टम देखिए क्या है, वही कि लोअर हाउस और अप टू सुप्रीम कोर्ट सब एक दूसरे से लिंक होंगे, ठीक है। लोअर हाउस से सुप्रीम कोर्ट सब लिंक होंगे, मतलब हर स्टेट का अपना सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा, एक सुप्रीम कोर्ट होगा, उसी के अंडर में सारे हाई कोर्ट्स होंगे, फिर उसी के अंडर में सारे लोअर कोर्ट होंगे। इस तरह से यूनिटरी जुडिशरी सिस्टम है हमारे यहाँ का, और ये ब्रिटेन से लिया गया है। 1937 में जो फेडरल कोर्ट की बात की गई थी वो इसी तरह से थी, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग, बिल, तो जो पार्लियामेंट के अंदर बिल आएंगे और फिर लॉ बनेगा, तो लॉ मेकिंग का जो प्रोसेस है वो भी ब्रिटेन से लिया गया है। क्या होता है, बिल कोई आएगी, ठीक है, बिल लोकसभा में भी आ सकती है, राज्यसभा में भी आ सकती है। इन दोनों से अगर कोई बिल पास हो गई तो फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगी, उस पर साइन हो जाएगी तो वो लॉ बन जाएगी, ठीक है। ये प्रोसेस है लॉ मेकिंग का, यही प्रोसेस ब्रिटेन में है, यही इंडिया ने अडॉप्ट कर लिया। बस यहाँ पे प्रेसिडेंट जो हमारे यहाँ है वहाँ पे जो है ब्रिटेन में किंग होता है। इसके बाद देखिए रूल ऑफ लॉ। अच्छा, इसको जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसको वेस्टमिंस्टर कहते हैं, वेस्टमिंस्टर सिस्टम,
ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, इसको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहते हैं। मतलब जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि लोकसभा के प्रति जो है कैबिनेट उत्तरदायी होता है, इसलिए जो है इट इज़ कॉल्ड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सिस्टम या वेस्टमिंस्टर सिस्टम भी कहते हैं इसको। तो ब्रिटेन से ये ले लिया गया। एक रूल ऑफ लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है रूल ऑफ लॉ। ये कॉन्सेप्ट भी वेस्ट में जो है ये पैदा हुआ, ठीक है। और इसमें ये कहा गया किंग कैन नॉट डू एनीथिंग, मीन्स दैट आर्बिट्रेरीनेस को ख़त्म किया इसने, कि कोई भी रूलर हो वो मनमानापन नहीं करेगा। देयर शैल बी रूल्स एंड किंग आल्सो फॉलो द रूल्स। मतलब कोई पीएम है, प्रेसिडेंट है, या कोई भी मिनिस्टर है, या कोई भी पावरफुल पर्सन है जिसकी पोस्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है, वो रूल्स का जो है रूल्स को फॉलो करेगा, लॉ को फॉलो करेगा, वो अपने अकॉर्डिंग मनमानेपन से कोई भी काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रूल ऑफ लॉ। हमारे यहाँ आर्टिकल 14 में दिया गया है ये, ठीक है, आर्टिकल 14 में। अब आर्टिकल 14 में दिया गया है रूल ऑफ लॉ के बारे में, ठीक है। तो ये आप जानते रहिए। इसके बाद देखिए सिंगल सिटीजनशिप, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। सिंगल सिटीजनशिप मीन्स दैट इंडिया का कोई भी नागरिक होगा वो उसकी सिटीजनशिप इंडियन लिखी जाएगी। स्टेट की सिटीजनशिप को यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी गई है। स्टेट की सिटीजनशिप है ही नहीं इंडिया के अंदर, जैसे ब्रिटेन में नहीं है। ब्रिटेन में सिर्फ एक ही सिंगल सिटीजनशिप होती है, लेकिन यूएस के अंदर आप देखेंगे तो 2 सिटीजनशिप होती है। मीन्स दैट उनके जो स्टेट हैं उनकी भी अपनी सिटीजनशिप है और जो सेंटर उससे जुड़ा हुआ है उसकी भी सिटीजनशिप है। मतलब अगर आप जो है यूएस के किसी स्टेट के नागरिक हैं तो आपके पास 2 सिटीजनशिप होगी, एक यूएस की होगी, एक उस स्टेट की होगी, ठीक है। जैसे कैलिफोर्निया के हो सकते हैं, जैसे आप जो ओहियो के हो सकते हैं। अगर आप वहाँ के रहने वाले तो आपकी सिटीजनशिप एक कैलिफोर्निया की होगी, एक आपकी जो है आपकी यूएस की होगी, 2 होगी, ठीक है। तो लेकिन इंडिया ने सिंगल सिटीजनशिप को अडॉप्ट किया है, और सिटीजनशिप का जो पार्ट है आपका संविधान में वो पार्ट 2 है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 सिटीजनशिप के बारे में बताता है, ठीक है। अब इसके बाद इसके पहले जो है एक चीज़ और देख लीजिए, जो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के दो तरह का पार्लियामेंट्री सिस्टम देख सकते हैं आप। एक तो स्टेट में देखेंगे, एक सेंटर में देखेंगे। तो सेंटर के अंदर जो पार्लियामेंट्री सिस्टम का पार्ट है जहाँ से पार्लियामेंट शुरू होती है वो आर्टिकल 79 से शुरू होती है और 123 तक जाएगी, आर्टिकल 123 तक। और पार्ट 4 में दिया गया है इसको, ठीक है, पार्ट 4 में। इसके बाद देखिए जो स्टेट के अंदर आपको दिखाई देगी वो 168 से लेके 213 तक दिखाई देगी। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दिया गया है, तो सेंटर वाली जो है यूनियन की पार्लियामेंट्री सिस्टम आपकी पार्ट 4 में है, ठीक है, और स्टेट वाली पार्ट 5 में है। ये पार्ट 4 में है, ये यूनियन की है, और ये पार्ट 4 में है, ये स्टेट की है, ठीक है। तो इस तरह से जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम है आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है जहाँ पे। अब इसके बाद देखिए ये जो जुडिशरी सिस्टम है, यूनिटरी जुडिशरी सिस्टम। तो जुडिशरी सिस्टम जो आपका है वो यूनिटरी है, आपको पता है ये चीज़। तो अभी आएगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहाँ पे रखा गया है। देखिए इसके बाद आता है आपका प्रिविलेजेस ऑफ एमपीज़। आपको पता है जो भी जो है मेंबर हो पार्लियामेंट के उन या लेजिस्लेटिव असेंबली के स्टेट के, उन सब का कुछ विशेषाधिकार होता है, प्रिविलेजेस होते हैं। जैसे अगर कोई एमपी जो है पार्लियामेंट में कोई बात ऐसी कहता है जिस पे कोई केस हो सकता है, उसके ऊपर क्रिमिनल केस हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर कोई केस नहीं चलाया जाएगा।
उसके ऊपर कार्रवाई कौन करेगा तब? तो अगर कोई एमपी पार्लियामेंट के अंदर कुछ कह रहा है तो उसके ऊपर केसेस जो है, या वो जो क्राइम में आ जा रहा है उसकी वजह से, उसके ऊपर जो है जो भी प्रोसेस चलेगा, जो भी उसके ऊपर जो है कार्रवाई होगी, वो पार्लियामेंट खुद करेगी, उसकी कमेटी होती है वो करेगी। ठीक है। तो आप देखिए, जो बहुत सारे ऐसे जो है एमपीज होते हैं जिनके ऊपर कार्रवाइयाँ होती है, लेकिन वो पार्लियामेंट अपने तरीके से करती है, कोर्ट के अंदर नहीं चलेगा मामला। ठीक है। तो ये जो प्रिविलेजेस हैं वो आर्टिकल 105, आर्टिकल 106 पढ़िएगा आप कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें लिखा हुआ है यूनियन के मतलब एमपी के लिए, और जो एमएलए होते हैं उनके लिए 194 और 195 में है। यहाँ पे आप प्रिविलेजेस देख सकते हैं एमपीज की। इसके बाद देखिए, चेयरमैन होता है राज्यसभा में और स्पीकर होता है लोकसभा में। तो इनके जो है, इनका रोल क्या है? ठीक है। इनका आर्टिकल आपको देखना होगा तो आप 89 में देख लीजिए, 89 से लेके 93 तक, फिर 94 से लेके 97 तक आप इसमें जाके यहाँ पे चेयरमैन और स्पीकर के बारे में देख सकते हैं, उनका रोल ये भी लिया गया है ब्रिटेन से। फिर देखिए, प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। तो पार्लियामेंट के अंदर जो पूरा प्रोसीजर है वो, या स्टेट के अंदर जो है, जो पार्लियामेंट कहें या जो है लेजिस्लेटिव असेंबली कहें, वो जो काम करेगी, वो किस तरह से लॉ वगैरह बनाएगी, उसका पूरा प्रोसीजर वहीं से लिया गया है। इसके बाद देखिए, इलेक्शंस की बात आ रही है। इलेक्शन आपका जो है पार्ट जो है 14 में नहीं 15 में दिया गया है, पार्ट 15, और पार्ट 15 के अंदर आर्टिकल 324, 324 टू 329 इन पार्ट्स में दिया गया है। और इसके जो हमारे यहाँ इलेक्शन सिस्टम है, उस इलेक्शन सिस्टम को समझिए ज़रा सा। इसको कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानते रहिए। मीन्स दैट अगर दो कैंडिडेट इलेक्शंस में हैं, इलेक्शंस में खड़े हैं, और इलेक्शन के अंदर जो है इस बंदे को मान लीजिए टोटल 1000 वोट्स पड़े, 1000 में इसको अगर मिल गया 520 वोट, और इसको मिल गया कम 520 में से 480 वोट इसको मिला, ए को मिला 520, बी को मिला 480, तो कौन विनर होगा? तो विनर ये होगा। तो डायरेक्ट ये देखा जाएगा कि मैक्सिमम वोट किसको मिला है। जिसको मैक्सिमम वोट मिलेगा वो आपका क्या हो जाएगा? वो विनर हो जाएगा। तो इलेक्शन के सिस्टम में, हमारे यहाँ जो इलेक्शन सिस्टम है, जो एमएलए लोकसभा का जो है एमपी हो, या लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट की जो होती है, विधायिका जिसको कहते हैं, उसमें विधानसभा का जो एमएलए होता है, एमएलए और एमपी का इलेक्शन जो होता है उसमें यही प्रोसेस होता है। और आपके जो है विलेज पंचायत में भी जो इलेक्शन होते हैं उसमें भी यही सिस्टम होता है। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ये इलेक्शंस में यूज़ होते हैं किसके? लोकसभा के एमपी और एमएलए लोगों में। ठीक है, ये चीज़ एडॉप्ट होती है। तो आप जानते रहिए कि हमारे यहाँ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, इसी का यूज़ होता है। ठीक है, और ये भी लिया गया है आपके ब्रिटेन से। इसके बाद देखिए यूएस से क्या लिया गया है। यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन 1789 से, ये कभी कभी पूछ लेता है किस कॉन्स्टिट्यूशन से, तो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन 1789 से क्या लिया गया है? प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट लिया गया है। प्रियम्बल देखिए क्या होता है। प्रियम्बल किसी भी जो है बुक के सबसे फर्स्ट पेज जो होता है उसमें आप प्रियम्बल के अंदर ये लिखा होता है कि पूरे जो अंदर का जो कंटेंट है किसी बुक का या किसी भी टॉपिक का, वो कंटेंट के अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं। तो आप अगर प्रियम्बल किसी भी चीज़ का पढ़ेंगे तो आपको उसके अंदर क्या चीज़ लिखी हुई है वो आइडिया लग जाएगा। तो प्रियम्बल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से ही प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट आया हमारे यहाँ कि एक प्रियम्बल बनाया जाए इसको। और प्रियम्बल बनाया गया, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो रखा था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो रखा था आपके नेहरू जी ने, उसी को फिर एडॉप्ट किया गया और उसी को प्रियम्बल बना दिया गया। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन नेहरू जी का था, इसी को प्रियम्बल में चेंज कर दिया गया। फिर देखिए यूएस से और क्या लिया गया, तो फंडामेंटल राइट लिया गया है। यूएस से और क्या लिया गया है, तो प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए फंडामेंटल राइट, ये आपका पार्ट 3 है, कॉन्स्टिट्यूशन का लगाया गया है।
कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में मिल जाएगा आपको फंडामेंटल राइट। ठीक है, आर्टिकल इसका जो है, आर्टिकल आपको मिलेगा 12 से लेके 35 तक। ठीक है, ये पूरा पार्ट है फंडामेंटल राइट का। इसके बाद प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये जो है इसमें प्रेसिडेंट को हटाने का तरीका दिया गया है। प्रेसिडेंट कभी भी डायरेक्ट नहीं हटाया जा सकता है, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी सीजे वगैरह है, कोई चाहे इसको हटा दे डायरेक्ट तो कोई नहीं हटा पाएगा। प्रेसिडेंट को हटाने का एक प्रोसीजर है पूरा, और वो दिया गया है आपके आर्टिकल 62 में, नहीं 61 में, आर्टिकल 61 में दिया गया है। ठीक है, तो उसको कहते हैं महाभियोग। तो प्रेसिडेंट के ऊपर इम्पीचमेंट चलेगा, ये महाभियोग चलेगा, तो वो आर्टिकल 61 में दिया गया है। इसी के प्रोसेस से उसे हटाया जा सकता है, वरना वो डायरेक्ट नहीं हटेगा। इसके बाद देखिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी जो है आपका यूएस से है। मतलब जो जुडिशरी ली गई है हमारे यहाँ, जो सुप्रीम कोर्ट का पूरा प्रोसेस है वो सारा आपके जो है यूएस से है। ठीक है, और वो इंडिपेंडेंट है, हमारे यहाँ की जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, मतलब उसके अंदर कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है, ना तो एग्जीक्यूटिव ना तो लेजिस्लेचर। और वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब है सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों या हाई कोर्ट के जजेस हों, इनको डायरेक्ट नहीं हटाया जा सकता है। ठीक है, मिसबिहेवियर का आधार बना के या इनकैपेसिटी को आधार बना के इनके ऊपर पूरा प्रोसेस चलेगा, फिर इनको हटाया जा सकता है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट है ये लगभग। फिर इसके बाद देखिए जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मीन्स ये है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने ही फैसले को वो रिव्यू कर सकती है। ठीक है, या किसी भी जजमेंट को वो रिव्यू कर सकती है, उसके पास है ये पावर। ठीक, तो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट भी यूएस से लिया गया है। और आर्टिकल कौन सा बताता है ये जुडिशियल रिव्यू के बारे में, तो आपका जो है आर्टिकल 137 है, ये सुप्रीम कोर्ट की पावर को बताता है जुडिशियल रिव्यू की। इसके बाद देखिए पीआईएल का सिस्टम, पब्लिक इंटीग्रेशन लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये जो है पीआईएल का कॉन्सेप्ट, ये भी जो है यूएस का दिया हुआ है। इसके बाद देखिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव करने का जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रोसेस है, वो भी जो है आपके यूएस से लिया गया है। फिर उसके बाद देखिए अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कैसे बनती है। आप अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहें तो आर्टिकल आप देख लीजिए, ये जो है पार्ट सुप्रीम कोर्ट के बारे में पार्ट 4 में दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल है आपका 124 से लेके 147 तक, 147 तक। हाई कोर्ट जो है वो पार्ट 5 में दिया गया है स्टेट के अंदर। और इसमें जो है ये आर्टिकल अगर आप देखिएगा तो इसका आर्टिकल तो मुझे याद नहीं है। ठीक है, 214 से शुरू है, 214 से शुरू है। ठीक है, तो आर्टिकल 124 में आप देख लीजिएगा सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने का प्रोसेस, और 217 में देखिएगा तो आपको मिलेगा हाई कोर्ट को हटाने का, हाई कोर्ट के जजेस को हटाने का प्रोसेस। फिर इसके बाद देखिए पोस्ट ऑफ वीपी, वीपी का मतलब वाइस प्रेसिडेंट, ये भी दिया गया है कहाँ से, यूएस से लिया गया है। तो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट दोनों की पोस्ट जो है वो आपके यूएस से ली गई है, प्रेसिडेंट की भी ली गई है। ठीक है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों की पोस्ट कहाँ से ली गई है, वो यूएस से ली गई है। फिर देखिए फाइनेंशियल इमरजेंसी। इमरजेंसी देखिए 3 तरह की है, एक है आपकी जो है आपकी नेशनल इमरजेंसी, एक है प्रेसिडेंशियल रूल, और थर्ड है आपका जो है इम्पोर्टेंट जो है वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी। 3 तरह की इमरजेंसी है। अब इसमें जो है जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो 360 में है। ठीक है, आर्टिकल 360 में ये इमरजेंसी का जो पार्ट है वो पार्ट है आपका 18 पार्ट में है। इसके बाद रोल ऑफ स्टेट्स इन अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
तो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये आपका पार्ट 20 है, ठीक है। और इसमें जो है अमेंडमेंट दो तरह के दिए हुए हैं। एक तो ऐसे अमेंडमेंट्स हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर आपको कोई बदलाव करना है तो आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा आर्टिकल 368 के तहत, ठीक है। और वो पूरा प्रोसेस इसमें लिखा हुआ है किस तरह से अमेंडमेंट होगा, ठीक है। लेकिन अमेंडमेंट दो तरह का होता है। एक अमेंडमेंट में यूनियन गवर्नमेंट या पार्लियामेंट अकेले ही कर लेगा अमेंडमेंट, और एक कुछ ऐसे प्रोसीजर हैं, कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिसको अगर आपको बदलना है तो आपको हर स्टेट की सहमति लेनी ज़रूरी है। मतलब हर स्टेट के जो है विधायिका जो है वो उसको पास करेगी, तब जाके जो है अमेंडमेंट हो पाएगा। तो पार्लियामेंट और स्टेट दोनों का रोल जो है उसमें दिखाई देता है, ठीक है। तो अकेले पार्लियामेंट नहीं कर पाएगी। कुछ ऐसे प्रोविजंस है, जैसे राज्यसभा के अंदर जो है अगर सीट को आपको बदलना है तो आपको जो है पार्लियामेंट और स्टेट दोनों की सहमति चाहिए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस है जिसको बदलने के लिए आपको जो है पार्लियामेंट और स्टेट दोनों की सहमति चाहिए, ठीक है। बिना उसके नहीं होगा, अकेले पार्लियामेंट नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो हर स्टेट से उसको पास कराना पड़ेगा। जैसे अभी रिजर्वेशन हुआ है नारी शक्ति बिल के नाम, उसमें जो है 33% जो है सीट रिजर्व की जाएगी वीमेंस के लिए, लोग आपके जो है पूरे पार्लियामेंट्री सिस्टम में, ठीक है। तो ये जो 33% रिजर्वेशन दिया जा रहा है वीमेन को, उसको भी फिर पास कराना पड़ेगा हर स्टेट से। पार्लियामेंट ने पास कर दिया, अभी हर स्टेट से पास होकर आएगा, तब वो जो है राज्यसभा के और लोकसभा के अंदर सीट्स जो है बढ़ जाएंगी। 33% जो है रिजर्व हो जाएंगी, बढ़ नहीं जाएंगी, रिजर्व हो जाएंगी, ठीक है, वीमेंस के लिए, ठीक। तो इस तरह से जो है आपके यूएस से क्या क्या लिया गया है इंपॉर्टेंट। पहले प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट, इम्पीचमेंट जो प्रेसिडेंट का होता है उसका कॉन्सेप्ट, जुडिशरी जो इंडिपेंडेंट है हमारे यहाँ उसका कॉन्सेप्ट, सुप्रीम कोर्ट का जो मैटर है वो भी वहीं का है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू जो सुप्रीम कोर्ट करती है या हाई कोर्ट करती है उसका भी कॉन्सेप्ट वहीं से लिया गया है। PIL वहीं से लिया गया है, यूएस से ही लिया गया है। प्रोसेस टू रिमूव SC एंड HC जजेस फ्रॉम द पोस्ट, ये भी वहीं से है। पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ये भी जो है यूएस की है। फाइनेंशियल इमरजेंसी का जो कॉन्सेप्ट है ये भी यूएस का है। रोल ऑफ स्टेट्स इन अमेंडमेंट, तो अमेंडमेंट दो तरह का होता है, जिसमें जो है जिस प्रोविज़न को बदलने के लिए स्टेट का भी जो है इम्पोर्टेंस है, वो कॉन्सेप्ट भी वहीं से लिया गया है, ठीक है, यूएस से लिया गया है। तो आप ये इम्पोर्टेंट सोर्सेस हैं। इम्पोर्टेंट क्या है इसमें कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है दो जगह से मैंने बताया क्या क्या लिया गया है, एक ब्रिटेन से, एक यूएस से। अब इसके बाद कुछ और जो है इस कंट्रीज से ली गई हैं चीज़ें, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है।